समस्त भद्र पुरुषों, आज हम सब मिलकर के महाराणा प्रताप का जन्मदिन मना रहे हैं और पूरे भारत में आज के दिन हर वो व्यक्ति जो देश, धर्म और संस्कृति से प्यार करने वाला है, तो आज उस वीर को ज़रूर याद कर रहा है। आर्य समाज के अंदर मैं देख रहा हूँ कई दिनों से व्हाट्सएप या फेसबुक आदि के माध्यम से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन पर हमारे आर्य विद्वान अपना लेख लिख रहे हैं, क्योंकि आर्य समाज वो क्रांतिकारी समाज है जिस समाज का देश की आज़ादी में 85% योगदान रहा है। ये तो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि आर्य समाज के विचारधारा वाले व्यक्ति इस देश की आज़ादी में अपना 85% योगदान किया है। आप किसी भी वीर के पृष्ठ में जाकर के देखें या उसकी जीवनी आप पढ़ कर के देखें तो कहीं न कहीं उसके जीवन में आर्य समाज की विचारधारा का ही प्रभाव रहा है। चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, चाहे वो राजगुरु सुखदेव रहे हों, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, या कोई भी, यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के जीवन में भी उस समय आर्य समाज की स्थापना तो नहीं हुई थी, पर उनकी जो विचारधारा थी। आर्य समाज क्या है? ये आर्य समाज का मतलब ये नहीं कि 1875 में इसकी स्थापना की तो 1875 में ही आर्य समाज बनी। 1875 में इसकी स्थापना हुई तो इसके माने ये नहीं कि 1875 में ही आर्य समाज बना, उसके पहले आर्य समाज नहीं था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे इस देश का सबसे पहला नाम क्या था? अभी आपने संकल्प पढ़ा था ना मेरे साथ, आर्यावर्त देशांतर्गते भारत खंडे, यानी भारत के खंड है, ये तो भारत का खंड है उसका। इस देश का नाम क्या है? आर्यावर्त। हमने रामायण देखी, महाभारत देखा, अगर वहाँ पर भी एक दूसरे को संबोधित किया गया है, अगर राम को माता सीता ने बुलाया है तो आर्य पुत्र कह करके बुलाया है। अगर किसी भी पात्र को बुलाया गया है तो क्या नाम दिया गया? आर्य पुत्र। आर्य पुत्र करके ही बुलाया गया है। तो कहने का भाव ये है कि जो आर्यत्व के गुण थे, जो आर्यत्व का प्रभाव था, वो महाराणा प्रताप के जीवन में संपूर्ण था और उसी का परिणाम है कि वो अकबर बादशाह से संधि नहीं की थी। जीवन के अंदर ध्यान रखना, आर्य समाज एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा संगठन है जिस संगठन से जुड़ करके या उस संगठन के जो सूत्रधार स्वामी दयानंद महाराज रहे और उनके अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश को मैं वीरों एक विशेष करके अनुरोध के रूप में कहूँगा। हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे पास पर्याप्त रूप में सत्याप्रकाश रखे हुए हैं। बेशक आज महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर आप प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी हमारे यहाँ पर नव युवक आए हुए हैं, आप सभी को सत्याप्रकाश एक एक भेंट करो। आपको आर्य समाज की तरफ से सत्याप्रकाश दी जाएगी आज महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर, और आप उस अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश को एक संकल्पबद्ध होकर के, जैसे कि हम गीता के लिए संकल्प लेते हैं, जैसे कि हम रामायण के लिए संकल्प लेते हैं, जैसे हम वेद आदि के स्वाध्याय के लिए संकल्प लेते हैं,
जैसे हम अपने बच्चों के उत्तम निर्माण के लिए संकल्प लेते हैं, जैसे एक परिवार को खुशहाल बनाने के लिए संकल्प लेते हैं, जैसे एक उत्तम स्वास्थ्य को हम बनाने के लिए संकल्प लेते हैं, जैसे हम बुराइयों से दूर हटने के लिए संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार से एक संकल्प लो कि हमें इस ग्रंथ के 4-5 पेज रोज पढ़ने हैं। ठीक है। और अगर आपके घर में आपके बूढ़े, आपके बुजुर्ग हैं जिनको पढ़ना उस समय के काल में नहीं सिखाया गया, तो आप पढ़ें और उनको सुनाएं। वो एक ऐसा ग्रंथ ऋषि दयानंद महाराज ने लिख करके समाज के बीच में रख दिया गया है कि मैं कहा करता हूँ कि देश की हर एक उस विपरीत परिस्थिति से अपने आप को बचाने के लिए वो ग्रंथ अपने आप में संपूर्ण है। पर आज क्या है, सरकारें हमारी दो तरफ अपना विचारधारा रखती हैं। अगर आज ये कोरोना महामारी आई हुई है और कोरोना महामारी को हम दूर करना चाहें, अगर हम वेद के मूल विचारधारा से जुड़ करके दूर करना चाहें, तो मैं कहता हूं बहुत थोड़ा समय लगेगा, बहुत थोड़ा पुरुषार्थ लगेगा, बहुत थोड़ा धन खर्चा होगा, पर सफलता आपको 100% मिलेगी। पर हम मूल से नहीं जुड़ करके और हम अन्य अन्य मार्ग अपना करके इस बीमारी को दूर करना चाहते हैं। अगर आप किसी पेड़ को हरा भरा रखना चाहते हो श्रीपाल जी, और उस पेड़ की जड़ को आप सींच रहे हो, 2 बाल्टी सुबह 2 बाल्टी शाम को डाल रहे हो, और एक दूसरा आपका साथी है जो पेड़ के मूल को नहीं सींच रहा, पेड़ की जड़ को पानी नहीं दे रहा, और वो दिन भर लगा है पेड़ के पत्तों को, पेड़ की डालियों को पानी देने में, तो क्या पेड़ हरा किसका रहेगा? आपका रहेगा कि आपके मित्र का रहेगा? मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है? मेहनत आपका मित्र कर रहा है, पर सफलता उसको नहीं मिल रही। और आपकी मेहनत कुछ नहीं है, पर आपको सफलता 100% मिल रही है। वेद के मूल से हमने जुड़ा नहीं है, हमने वेद के मूल को समझा नहीं है। मैं कहा करता हूँ कोई भी विपरीत परिस्थिति है, अगर उसको आप जीवन से दूर करना चाहते हो, आप फसल को ले लो, हम सब किसान बैठे हैं, आप फसल के अंदर देखें विचार करके कि जब हम उस फसल को हाथ से काटा करते थे तो कुछ उसका भाग जमीन में रह जाता था। समझने वाली बात है, ध्यान रखना। मूल से जुड़ने के बाद कितना आसानी से हम अपनी समस्याओं को दूर कर लेते हैं और समस्याओं से हम बच जाते हैं। कि जब हम उस फसल को हाथ से काटते थे तो उसका कुछ भाग जमीन में रह जाता था, और उसका बाकी का भाग जो हम काट करके लाते थे वो किसके लिए होता था? पशुओं के लिए होता था। काटते समय कुछ बीज गिर जाते थे जमीन में, वो पक्षियों के लिए होते थे, और जो अनाज हम काट करके घर लाते थे वो समाज के लिए होते थे। सबका अधिकार, सबका हक है ना? जमीन में रहने वाले पशु और पशुओं का भी है, और पक्षियों का भी है, और मनुष्यों का भी है। पर हमने क्या किया? उस फसल को काटा। ध्यान रखना, सिर्फ हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। अगर महाराणा प्रताप अपने स्वार्थ के लिए जीते तो जरूरी था उनको घास की रोटियां खाना? अगर अपने स्वार्थ के लिए जीते तो जरूरी था अपने बच्चों का बलिदान देना, अपने बच्चों को तड़पाना, बच्चों को दुखी करना? बस इतनी तो बात कह रहा था कि भाई तुम संधि कर लो। उस मान सिंह ने क्या कहा था कि भाई संधि कर लो? उसने कहा अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। कहने का भाव ये है कि अगर वो अपने स्वार्थ के लिए जीते तो ये यातनाएं सहने की आवश्यकता उनको नहीं थी, पर वो समाज के लिए जिए, समाज की भलाई के लिए जिए, समाज के भलाई के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया।
और आज हम क्या करते, अपने स्वार्थ के लिए फसल को जो है ना हम काट करके अपने घर ले आते हैं और फिर उस फसल में क्या करते हैं, हमें आग लगा देते हैं। आग लगाना, लगा दिया, जल गई। अब आपने कभी विचार किया कि आपके आग लगाने से कितने प्राणियों का हक जल गया? जमीन में रहने वाले जो थे उनका भी हक जल गया, उनका भी भोजन जल गया, पशुओं का भी जल गया, पक्षियों का भी जल गया। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए कितने प्राणियों का हक जो है ना जला दिया। अच्छा, किसी का अधिकार छीनना ये पाप है कि पुण्य है? पाप है ना। अच्छा, पाप का फल सुख है कि दुख है? दुख है। और आज उसी का परिणाम हमें दुख के रूप में मिल रहा है। मैं कहता हूं ठीक है, समय के अनुसार आधुनिकीकरण होना चाहिए। आप मशीनों से कटवा रहे हैं, फसल कटवाएं आप, क्योंकि इसके अंदर सरकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये जो फ्री में अनाज बांटती है ना सरकारें, आज उसी का परिणाम यह है कि हमें मजदूर नहीं मिल रहे। भाई मजदूर कैसे मिलेगा जब आप उन मजदूरों को थोड़े से पैसों में अनाज दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो काहे को दूसरे घर में काम करने के लिए जाएंगे, दूसरे खेत में फसल काटने जाएंगे। आज जो भी देश के अंदर अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, इन अव्यवस्थाओं को फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका है तो हमारी सरकारों का है। तो सरकारें तो सुधरेंगी नहीं भाई, और हमने सुधरना है, हमने सजग होना है और हम तैयार होंगे। क्योंकि मैं कहा करता हूं कि व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है और परिवार से समाज का निर्माण होता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। हमने अपना खुद का निर्माण करना है। हम अपने अपने खेतों में, हम आज महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर एक संकल्प जरूर लें। हम अगर आप इस पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहते हो, ये तो अभी कुछ नहीं है, ध्यान रखना, आने वाला समय इससे भी भयानक होगा। जैसा कि हमारे वैज्ञानिक कहते हैं ना कि गंगा का पानी फसल के योग्य भी नहीं बचा, इतना दूषित हो गया है कि फसल के योग्य भी वो पानी नहीं है। वैसे ही वातावरण हो जाएगा हमारा, क्योंकि वातावरण को शुद्ध करने का दो ही आधार है, एक हवन और दूसरा पेड़ पौधे। और हम क्या करते हैं, हमारे खेत के अगर कोने में कोई पेड़ खड़ा है ना, तो हमारा सबका क्या ध्यान रहता है कि भाई इस पेड़ के वजह से फसल नहीं हो रही इतने हिस्से में, इस पेड़ को काटो भाई। अरे कभी बुद्धि का प्रयोग कर लेते। बहुत सारी फसल ऐसी होती है जो छाया में उत्पन्न होती है, आप वो फसल वहाँ पर बो दो। जरूरी थोड़ो कि पेड़ को काट करके पर्यावरण को जो है ना दूषित करना है। पर हमने अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीना शुरू कर दिया। हमने समाज का हित, देश का हित हमने बिल्कुल दिमाग में नहीं रखा। तो आज हम महाराणा प्रताप के जीवन से एक चीज़ जरूर सीखें हम, कि हम इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम अपने घरों में, आप जैसे लौंग है, जायफल है, जावित्री है, लोबान है, गुग्गल है, सफ़ेदे के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, बड़ के जो है ना बीज हैं, फल है जो, ये सब मिला कर के आप औषधि युक्त सामग्री तैयार कर लें और अपने अपने घरों में धूनी देना शुरू कर दो आप। दूसरा, अपने खेतों में अगर आप पेड़ लगाना शुरू करो, अपने घर में, हमारे राणा साहब बैठे हैं, उनका बेटा बैठा है, मैं आप इनकी छत में जाकर के देखें, पूरी की पूरी जो है ना क्या वो बनी हुई है, नर्सरी बनी हुई है पौधों की। आप अपनी छतों में आप ऐसे उपयोगी पौधे लगाएं, जैसे तुलसी का पेड़ है, चिरैता है, कंजे का पत्ता है,
ये इस प्रकार के आप पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि आप इस महामारी से अपने आप को बचा लें, क्योंकि ये महामारी जो आ जाती है ना, वो जाती नहीं है कभी भी। हमें कोई न कोई उसका जो है ना उपाय ही खोजना पड़ता है। तो आप महाराणा प्रताप का जन्मदिन हम सब मना रहे हैं, और आज हम यही संकल्प लें कि हम इस पर्यावरण को शुद्ध करें और इस पर्यावरण के दुष्प्रभाव को हम अपने प्रयासों से हम दूर करें। जैसे हमारे वो शिरोमणि देश और समाज के लिए जिए थे, वैसे हमारा जीवन हो। इन्हीं सब भावों को लेकर के आइए, हम सभी के मंगल में सुखद जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि सबका जीवन स्वस्थ हो, आप सब निरोग रहें, आपके परिवारों में खुशहाली हो और आपके जीवन में सदा उन्नति हो। आइए यही प्रार्थना